साहब। बाइनोमियल थ्योरम में स्टार्ट करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम में आपको पता है कि बाइनोमियल का मतलब है कि दो टर्म्स आ जाएं। अगर दो टर्म्स के ऊपर पावर आ रही है 0 तो हमारे पास रिजल्ट 1 आता है। अगर a प्लस बी की पावर 1 है तो रिजल्ट a प्लस बी आएगा। a प्लस बी की पावर 2 है तो रिजल्ट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आएगा। जैसा कि आपको पता है अगर a प्लस बी की होल पावर क्यूब है a क्यूब 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब के बराबर है। अगर a प्लस बी की पावर n आ जाए तो हम इसको बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं NC0 a पावर n b पावर 0, NC1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1, NC2 a की पावर n माइनस 2 b पावर 2 टेल NCn a की पावर 0 हो जाएगी b की पावर n। कॉम्बिनेशन को c को एक और तरीके से भी लिखते हैं, इसको इस फॉर्म में भी लिखा जाता है। और हम चाहें तो अगर इसको सॉल्व कर ले NCR बराबर होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। NC0 n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। n माइनस 0 मतलब n फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है तो रिजल्ट 1 के इक्वल आ जाएगा। NC1 n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। यहाँ पे ऊपर n फैक्टोरियल लिखा हुआ है, इसको ओपन करेंगे n में से एक कम करेंगे तो n माइनस 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। अगेन 1 फैक्टोरियल लिखा है, 1 फैक्टोरियल 1 के इक्वल है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो n आ जाएगा। इसी तरह NC2 कैलकुलेट करेंगे तो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल आएगा। इसी तरह NC3 कैलकुलेट करेंगे n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल आएगा। तो कॉम्बिनेशन को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इसी फॉर्मूले को मतलब a प्लस बी पावर n को हम लिख सकते हैं a की पावर 0 b की पावर सॉरी a की पावर n b की पावर 0 प्लस n इंटू a पावर n माइनस 1 b n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल a पावर n माइनस 2 b की पावर 2 हो जाएगा टिल a पावर 0 b पावर n आ जाएगा। तो मतलब NC0 का जो रिजल्ट था वो हमने यहाँ लिख दिया 1, NC1 इसकी जगह हमने n लिख दिया, NC2 की जगह हमने ये लिख दिया। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। इस फॉर्मूले को अगर हम समझें तो सबसे पहली बात
एक्सपोनेंट ऑफ ए डिक्रीजेस फ्रॉम n to 0। ए की जो पावर है वो n से शुरू हो रही है, फिर n-1, n-2, आखिर में जाके 0 हो जाएगी। मतलब ए की पावर जो है वो डिक्रीज होगी n से 0 की तरफ। एक्सपोनेंट ऑफ बी इंक्रीज फ्रॉम 0 to n। बेटा नंबर ऑफ टर्म्स की अगर हम बात करें तो अगर a प्लस बी की पावर 0 है तो एक टर्म आ रही है, अगर a प्लस बी की पावर 1 है तो 2 टर्म्स आ रही हैं, अगर a प्लस बी की पावर 2 है तो 3 टर्म्स है, अगर a प्लस बी की पावर 3 है तो 4 टर्म्स है एक्सपेंशन में। तो यहां पर द नंबर ऑफ टर्म्स in the expansion of a plus b power n is n plus 1। मतलब जो भी पावर है उससे एक ज्यादा टर्म एक्सपेंशन में होगी। पावर 0 है तो एक टर्म है, पावर 1 है तो 2 टर्म्स है, पावर 2 है तो 3 टर्म्स है, पावर 3 है तो 4 टर्म्स है, तो एक ज्यादा टर्म होगी हमेशा। यहां तक कॉपी बेटा। फॉर एग्जाम्पल हमें एक्सपेंड करना है a प्लस बी की पावर 5 का रिजल्ट बताना है। इसमें आप करते क्या है, एक तरीका तो ये है कि आप फॉर्मूला लगा लें, दूसरा तरीका ये है कि आपके पास a और b लिखा हुआ है, आपके पास इंडेक्स मतलब पावर है 5, आपने लिखा a की पावर 5, पहली टर्म पहली वैल्यू लिख दी, b की पावर 0, दूसरी वैल्यू में a एक कम हो जाएगा, b एक बढ़ जाएगा, तीसरी टर्म में a एक और कम हो जाएगा, b की वैल्यू पावर एक और बढ़ जाएगी, a क्यूब के बाद a की पावर एक और कम हो जाएगी, b की पावर एक और बढ़ जाएगी, फिर उसके बाद a की पावर 1, b की पावर 4, आखिरी वैल्यू में a की पावर 0 हो जाएगी, b की पावर 5। ये तो हमने इसकी इसके जो वेरिएबल्स है वो लिख दिए हैं। अब इसकी कोफिशिएंट्स लिखने हैं हमें। तो कोफिशिएंट्स लिखने के लिए हम यूज करेंगे पास्कल्स ट्रायंगल को। पास्कल्स ट्रायंगल क्या कहता है भाई कि पहली वैल्यू आपने लिख दी 1। ट्रायंगल बनाना कैसे इसका, आपने दोबारा लिखना है 1 दो बार, आपने 2 बार 1 लिख दिया, फिर उसके बाद आपने गैप देके दोबारा 1 लिखना है दोनों तरफ, बीच में आप लिखेंगे इन दोनों का सम, 1 + 1 तो बीच में आ जाएगा 2, फिर आपने थोड़ा सा और गैप बढ़ाना है, दोबारा आपने 1 और 1 लिखना है, अब बीच में आपके पास इन दोनों का सम आएगा 1 + 2 3, इन दोनों का सम आएगा 2 + 1 3, फिर आपने दोबारा और गैप बढ़ाना है इसका, आपने यहां पर सम लिखना है 1 + 3 4 आ जाएगा, 3 + 3 6 आ जाएगा, 3 + 1 4 आ जाएगा, फिर आपने दोबारा गैप दे दिया, 1 + 4 5, 4 + 6 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5। तो मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया है, इसको पास्कल्स ट्रायंगल कहते हैं।
अब ये बता रहा है कि अगर बाइनोमियल की पावर 0 होगी तो ये कोफिशिएंट आएगा 1, अगर बाइनोमियल की पावर 1 होगी तो कोफिशिएंट 1 और 1 आएगा, अगर बाइनोमियल की पावर 2 होगी तो कोफिशिएंट 1 2 1 आएगा। जैसा कि आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर आप कोफिशिएंट देखें इनके तो 1 2 और 1 है। पावर 3 होगी तो ये कोफिशिएंट लाएंगे, पावर 4 होगी तो ये आएंगे, और पावर 5 होगी तो ये कोफिशिएंट। तो पावर 5 है तो आप कोफिशिएंट लिखेंगे 1 5 10 10 5 और 1। इसको लिख देंगे, ये हो जाएगा a की पावर 5 b की पावर 0 1 हो जाएगा। तो इस एक्सपेंशन का ये रिजल्ट आता है। यहाँ तक कोई बात ना समझ आई हो तो पूछना बेटा। द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ a and b in each term of the expansion is equal to its index। इंडेक्स मतलब पावर जो भी है n, उसके इक्वल होगा सम। किसी भी टर्म को उठा लें, अगर हम पहली दो टर्म्स को, पहली वैल्यू को उठाए अगर हम 0 प्लस 5 प्लस 0 तो 5 आएगा, 4 प्लस 1 5 आएगा, 3 प्लस 2 5 आएगा, 2 प्लस 3 5। इनकी पावर्स को अगर हम ऐड कराते हैं तो रिजल्ट 5 ही आएगा, जो कि इसका इंडेक्स है। दूसरी चीज, द कोफिशिएंट्स ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द एक्सपेंशन आर इक्वल। बेटा पहला कोफिशिएंट और आखिरी कोफिशिएंट अगर आप देखें तो दोनों सेम है। दूसरा कोफिशिएंट और सेकंड लास्ट कोफिशिएंट दोनों सेम है। यहाँ तीसरा कोफिशिएंट और थर्ड लास्ट कोफिशिएंट ये भी सेम है। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में हमेशा सेम पोजीशन वाले कोफिशिएंट सेम होंगे बिगनिंग और एंड से। मतलब यहां से आऊंगा पहली पोजीशन पर 1 है, तो एंड से आ रहा हूं तो पहली पोजीशन पर 1 है। शुरू से आऊंगा, स्टार्ट से आऊंगा तो दूसरी पोजीशन पर 5 है, एंड से आऊंगा तो दूसरी पोजीशन पर भी 5 है। तीसरी पोजीशन पर 10 है, यहां से आऊंगा तो लास्ट मतलब एंड से आऊंगा तो हमारे पास तीसरी पोजीशन पर 10 ही आएगा। तो कोफिशिएंट्स इक्वल होते हैं बिगनिंग और एंड के, और इसका एक फॉर्मूला है NCR बराबर होता है NC n माइनस आर के। बेटा जो फॉर्मूला लिखा है NCR बराबर है NC n माइनस आर के, इसका मतलब क्या है बेटा? हमने ये बाइनोमियल कोफिशिएंट देखे, अभी इसको एक्सपेंड भी किया था। ये वैल्यू असल में होगी 5C0, ये होगा 5C1, ये होगा 5C2, ये वैल्यू होगी 5C3, 5C4 और आखिरी वैल्यू 5C5। तो मैंने कहा कि ये फॉर्मूला कहता है कि जो पहली पोजीशन पर कोफिशिएंट है और जो एंड से फर्स्ट पोजीशन पर कोफिशिएंट है दोनों बराबर होंगे। अगर बेटा मैं यहां पर इस फॉर्मूले में n की जगह, सॉरी r की जगह मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं 0, तो ये बन जाएगा NC0 बराबर हो जाएगा NC n माइनस 0 के, मतलब NC0 इक्वल हो जाएगा NCn के। अगर मैं बाइनोमियल के फॉर्मूले पे आता हूं
तो इसका मतलब ये है कि जो पहला कोफिशिएंट है NC0 और जो लास्ट कोफिशिएंट है NCN, ये दोनों बराबर होंगे। ये बराबर हो गए, R की जगह 0 रखा तो। अगर मैं यहां n की जगह फॉर एग्जांपल 5 रखता हूं, r की जगह 1 रखता हूं समझाने के लिए, तो ये हो जाएगा 5C1 बराबर हो जाएगा 5C 5 माइनस 1, तो 5C1 बराबर होगा 5C4 के। तो बेटा सेकंड कोफिशिएंट है 5C1 और मैं एंड से आ रहा हूं, तो सेकंड कोफिशिएंट है 5C4, दोनों बराबर है। अगर आप यहां पर देख लें, ये 5 और ये 5 दोनों बराबर है। अगर मैं यहां पर n की जगह 5 ही रखता हूं और r की जगह 2 रख देता हूं, तो 5C2 बराबर हो जाएगा 5C 5 माइनस 2, तो 5C2 बराबर आ जाएगा 5C3 के। तो 5C2 हमारे पास थर्ड कोफिशिएंट है और एंड से आ रहे हैं, तो थर्ड कोफिशिएंट हमारे पास 5C3 है, दोनों बराबर है, दोनों 10 के इक्वल है। तो ये फॉर्मूला बताता है कि पहली और आखिरी पोजीशन के कौन से कोफिशिएंट्स आपस में बराबर होंगे। ये फॉर्मूला एक और चीज बताता है कि ये अगर दो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स बराबर हैं, तो नीचे जो नंबर्स लिखे हुए इनके, मतलब r और n माइनस r, इनका जो सम है वो बराबर होगा n के, मतलब वो बराबर होगा इंडेक्स के। तो अगर दो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इक्वल हैं, तो नीचे जो नंबर्स लिखे हुए हैं r, उनका सम बेसिकली इंडेक्स के बराबर होता है। अभी इसका एक सवाल भी करते हैं, बात करें। अच्छा बेटा, इसका सम निकालना है 2 प्लस रूट 3 पावर 5 2 माइनस रूट 3 पावर 5। इसको एक्सपेंड करना होगा, हमें एक वैल्यू को एक्सपेंड करते हैं पहले। बेटा हमें ये बात पता है कि a यहां पर 2 है और b यहां पर रूट 3 है। एक्सपेंशन में सबसे पहली टर्म जो आती है उसमें a की पावर n, मतलब जो भी होल पावर है वो आएगी, b की पावर 0। फिर नेक्स्ट टर्म में a की पावर एक कम हो जाएगी 4, b की पावर 1, a की पावर एक और कम हो जाएगी, b की पावर बढ़ जाएगी 1। इसी तरीके से 2 की पावर जो एक और कम हो जाएगी, रूट 3 की पावर एक और बढ़ जाएगी, 2 पावर 1 रूट 3 पावर 4, 2 की पावर 0 पावर 5 आ गई। बेटा जो दूसरा रिजल्ट है, मतलब 2 माइनस रूट 3, इसमें क्या होगा, सेम टर्म्स आएंगी जो ऊपर लिखी हुई है, सेम वेरिएबल्स वाली वैल्यू आती है, बस क्या होगा यहां पर अल्टरनेट साइन चलेगी। ये वैल्यूज यहां पर सेम आ जाएंगी। तो यहाँ साइन पहली पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, नेगेटिव, यहां तक है। अब इनके कोफिशिएंट्स लिखने हैं हमें। कोफिशिएंट्स वैसे ही पास्कल ट्रायंगल से आ जाएंगे कि 1 लिखा, 1 दो बार लिख दिया,
फिर 1 गैप दे के लिखा, इन दोनों का सम आ गया यहाँ पर 2, फिर और गैप दे दिया 1 + 2 3, 2 + 1 3, 4 + 3 1 + 3 4, 6 4 और 1 और गैप दे दिया यहाँ पर 1 + 4 5, 10 10 और 5। तो दोनों जगह कोफिशिएंट सेम आ जाएंगे। इन दोनों को ऐड कराना है, इन दोनों का सम निकालना है बेटा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हम सम निकाल लेंगे इसका, 2 की पावर 5, 3 की पावर √3 की पावर 0 1 होगा, 2 की पावर 5 32, यहाँ भी 2 की पावर 5 32, इसकी पावर 0 1 है तो 32 आएगा। यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 10 × 8 × 3, 8 3 24, 24 10 240, ये भी सेम ही आएगा प्लस का 240। स्क्वायर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 9 10 × 9 90 प्लस 90, इनको ऐड करा देंगे। तो 480 180 और 64 इनको ऐड करा देंगे, 16 + 6 20, 744 आंसर आ गया। अच्छा भाई नेक्स्ट सवाल लिखें, if the coefficient of 10th term is equal to the coefficient of 6th term in the expansion of a plus b power n, then बेटा फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म होता है NC0, कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म होता है NC1, तो कोफिशिएंट ऑफ 10th टर्म क्या होगा, NC9 होगा। तो NC9 बराबर है कोफिशिएंट ऑफ 6 टर्म के, कोफिशिएंट ऑफ 6 टर्म क्या होगा, NC5, क्योंकि जिस टर्म की बात हो रही है उससे एक कम नंबर नीचे आता है कॉम्बिनेशन में। बेटा ये दोनों बाइनोमियल कोफिशिएंट्स बराबर है, इक्वल है। जब बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इक्वल होंगे तो जो नीचे नंबर्स लिखे हुए हैं इन नंबर्स का सम इंडेक्स के इक्वल होता है। इंडेक्स मतलब n बराबर होता है इन दोनों के सम के, 9 + 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 14। बाइनोमियल एक्सपेंशन की जनरल टर्म TR+1 इक्वल है NCR a पावर n - r b पावर r, जिसको हम C को इस फॉर्म में भी लिखते हैं
या फिर हम NCR का फॉर्मूला लगा देते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो 3 तरीकों से लिखा जा सकता है इसको, where r is 1 less than the required term। r हमेशा जो भी रिक्वायर्ड टर्म है उससे एक कम होगा। फॉर एग्जाम्पल find sixth term in the expansion of x square minus 3/2x। हमें इस एक्सपेंशन में सिक्स टर्म निकालनी है। ए यहां पर फर्स्ट वैल्यू है एक्स स्क्वायर और बी यहां पर सेकंड वैल्यू है। टर्म का फॉर्मूला लग जाएगा बेटा, यहां ए की जगह एक्स स्क्वायर सब्स्टिट्यूट होगा, बी की जगह -3/2x, एन की जगह 10, आर रिक्वायर्ड टर्म 6 है तो उससे एक कम होगा, जो भी टर्म रिक्वायर्ड है उससे एक कम होगा। तो T5 + 1 n फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 - 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ए की जगह बेटा आ जाएगा एक्स स्क्वायर, n - r 10 - 5। बी की जगह ये आ जाएगा, तो T6 आ गया 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो ये 10 - 5 5 2 10 हो जाएगी पावर, -3 की पावर 5 243, 2 की पावर 5 32, x पावर 5 आ गया। 10 × 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल तक इसको ओपन करेंगे, एक 5 फैक्टोरियल से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -243 अपॉन 32, x की पावर 10 से x की पावर 5 कैंसिल होगा, x पावर 5 आ गया। 5 2 10, 4 2 8, 3 3 9, 2 से एक 2 कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 2 3 7 6 माइनस का 243 अपॉन 32। वैसे इतनी बड़ी कैलकुलेशन आएगी नहीं, आएगी तो फिर कैलकुलेटर अलाउ होगा। कैंसिल कर देंगे, 2 से ये 16 आ गया, 8 आ जाएगा ये, तो 3 3 9 और 9 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
63 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 43/8, तो 243 इंटू 63 15309/8। वालेकुम अस्सलाम। तो ये आंसर आ गया इसका। वैसे तो इतनी बड़ी और आगे हो नहीं सकता, कैसे करें? मैं कह रहा हूँ इतनी बड़ी कैलकुलेशन आएगी नहीं, अगर आएगी तो फिर कैलकुलेटर अलाउ होगा। Find the middle term in the expansion of x plus 1/x पावर 6। बेटा पिछले सवाल में हमें टर्म का नंबर बताया हुआ था कि कौन सी टर्म निकालनी है। अब इस सवाल में टर्म का नंबर नहीं पता कि कौन सी टर्म निकालनी है, बस बता दिया कि मिडिल टर्म निकालनी है। तो आपने देखा कि पावर में इवन नंबर है, n यहां पर इवन है, n 6 है जो कि इवन नंबर है। तो आप फौरन से r निकाल लें, r आ जाएगा n/2, 6/2, r आ गया 3। आप टर्म का फॉर्मूला लगाएं, tr+1 ncr a पावर n माइनस r b पावर r। तो यह आएगा t3+1, n की जगह 6 आ जाएगा 63, a की जगह x, b की जगह 1/x आ जाएगा। 63 कैलकुलेट कर लेंगे, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये x का क्यूब 1/x क्यूब, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फोर्थ टर्म इसकी मिडिल टर्म है। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 2 6 से 6 कैंसिल। तो इसकी फोर्थ टर्म आ जाएगी 20। तो इसकी मिडिल टर्म 20 है, ये इसका रिजल्ट आ गया। अब यहां लिखा है x प्लस 2y पावर 5 की मिडिल टर्म निकालनी है। n यहां पर 5 है, मतलब ऑड नंबर है। तो यहां ऑड नंबर के लिए r हम निकालेंगे इस फॉर्मूले से, r बराबर n माइनस 1/2, n प्लस 1/2। तो r आएगा 5 माइनस 1/2, 5 प्लस 1/2। तो 2,3 आ जाएगा। तो r की दो वैल्यूज आ गई हैं, तो दो टर्म्स निकलेंगी। इस फॉर्मूले में वैल्यूज रख देंगे, a x है, n हमारे पास 5 है, 5c2 x की पावर 5 माइनस 2, 2y की पावर 2। थर्ड टर्म आ जाएगी 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, मतलब 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये आ गया x का क्यूब 4y स्क्वायर। इसको 3 फैक्टोरियल पर रोक देंगे, 3 से 3 कैंसिल हो गया,
2 से 4 कैंसिल हो गया, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। फोर्टी एक्स क्यूब बाय स्क्वायर आंसर आ जाएगा। नॉर्मली ज्यादा कैलकुलेशन वाले जो सवाल आते हैं वो एनईटी के टेस्ट में आते हैं, क्योंकि एनईटी के टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउ होता है। नेक्स्ट के अंदर ज्यादातर सवाल ये आएगा कि मिडिल टर्म का नंबर पूछ लेंगे, पूछेंगे कि मिडिल टर्म का नंबर क्या होगा। तो हमारे पास यहाँ पर R2 आया है, तो हमेशा जो टर्म है वो R से एक ज्यादा होती है। R अगर 2 है तो थर्ड टर्म, और R अगर 3 है तो इसमें भी 1 ऐड हो जाएगा, फोर्थ टर्म जो है मिडिल टर्म होगी। तो नंबर भी पूछ लेते हैं टेस्ट में एमसीक्यू में कि मिडिल टर्म का नंबर क्या होगा। तो मिडिल टर्म थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म होगी। यहां पर R की वैल्यू 3 आई थी, तो R की जो भी वैल्यू आएगी उसमें ऐड करा देंगे 1, तो आपको टर्म पता चल जाएगी कि कौन सी टर्म मिडिल टर्म है, फोर्थ टर्म। इसकी दूसरी मिडिल टर्म भी ऐसे ही निकलेगी। R की जगह 3 आ जाएगा, 5c3 x की पावर 5-3 2y पावर 3। तो ये 5 फैक्टोरियल अपॉन 5-3, 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल दोनों आएंगे नीचे। x का स्क्वायर 8y3, क्योंकि बेटा यहाँ भी कोफिशिएंट सेम ही था और यहाँ भी सेम वैल्यूज ही बनी है, तो ये 10 हो जाएगा। 80x² y3। अच्छा, बाइनोमियल थ्योरम कंटिन्यू करेंगे। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स की बात करेंगे कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कैसे फाइंड आउट करनी है। The value of R in the expansion of the value of R for the term independent of x and the expansion of x power a plus 1 upon x power b whole power n will be a into n minus r minus br is equals to 0.
बेटा अगर हमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालनी हो तो असल मसला ये आता है कि आर कैसे निकालें। आर क्या है, जो भी रिक्वायर्ड टर्म है उससे कम वैल्यू होती है। आर निकालने की शॉर्ट ट्रिक ये है कि आपके पास सवाल इस फॉर्म में होना चाहिए कि एक्स की पावर ए फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म में एक्स डिनोमिनेटर में होना चाहिए, उसकी जो भी पावर है वो बी है और होल पावर एन है। या तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि a इंटू एन माइनस आर माइनस बी आर बराबर है जीरो के। ये जीरो यहां लिखा हुआ है, जो भी टर्म हमें चाहिए उसके x की पावर यहां रखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमें यहां पर फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x in the expansion of अंडर रूट x प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर पावर 10। अब मुझे टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालनी है। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x की के लिए हमें r निकालना होगा और r निकालने की शॉर्ट ट्रिक ये है कि जो पहला x है इसकी पावर 1/2 है, जो दूसरा x है वो हमेशा डिनोमिनेटर में होना चाहिए। जो पहले x की पावर है इसको हम a कहते हैं, जो नीचे दूसरा x है इसकी पावर को b कहा जाता है। और हम या तो नीचे r का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर ले, वैसे मैं कहता हूं कि ये फॉर्मूला याद कर लें, इससे बाकी सवालात भी हो जाएंगे। a की जगह हम रखेंगे 1/2, n की जगह आ जाएगा 10 माइनस r, b की जगह 2 आ जाएगा। तो ये आ गया 10 माइनस r/2। एलसीएम लेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 5r, r की वैल्यू आ जाएगी 2। एक एमसीक्यू ये आता है कि सिर्फ नंबर पूछते हैं कि कौन सी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगी, तो हमें टर्म मालूम करने के लिए इसमें हम ऐड कराएंगे 1। तो हमें पता चल गया कि भाई थर्ड टर्म जो है वो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। एक एमसीक्यू ये आता है कि भाई आप बस नंबर बता दें कि टर्म कौन सी होगी। दूसरा ये कि टर्म निकाल लें, अगर निकालने के लिए आए तो ऐसे निकाल सकते हैं एनसीआर ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर की जगह 2 आ जाएगा, एन की जगह 10 आ गया, ए की जगह आएगा स्क्वायर रूट एक्स 10 माइनस 2 पावर, बी की जगह आएगा 1/2 एक्स स्क्वायर पावर 2, 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स पावर 8, ये 1/4 एक्स पावर 4 आ जाएगा। 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, पावर से पावर कैंसिल हो गई, तो x की पावर 4 इंटू 1/4 एक्स पावर 4, एक्स पावर 4 से एक्स पावर 4 कैंसिल, 5 9 का 45, नीचे 4 बचा है, 45/4 आंसर आ गया। ये वाली तो 4 आया, ये क्योंकि नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर 5 9 का 45 तो नीचे लिख दिया ना उसको मैंने। बेटा ये सवाल देखिएगा, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 2 ओवर एक्स पावर 10। ये नस के पास पेपर में भी सवाल आ चुका है और एनईडी में भी आ चुका है। बेटा अगर x की पावर ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है
मतलब x जो न्यूमरेटर में उसकी पावर और x जो डिनोमिनेटर में है उसकी पावर अगर सेम है तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x बराबर होगी मिडिल टर्म के। तो अगर x की पावर सेम है और होल पावर इवन नंबर है, x की पावर सेम है और होल पावर इवन नंबर है, तो मिडिल टर्म टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी। तो मिडिल टर्म के लिए बेटा r का फॉर्मूला है n/2। तो ये 10/2 मतलब 5 आ गया r। अब अगर टर्म निकालनी है तो 5 आया r, तो एक ज्यादा टर्म होगी, मतलब 6 टर्म जो है वो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी। टेन सी 5 x की पावर 10 माइनस 5 1/2 x पावर 5। 10c5 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। x पावर 5 माइनस 32 अपॉन x पावर 5। t6 आएगा, ये 252, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 406। The term, find the term involving x power 5 in the expansion of, मतलब हम इस को एक्सपेंड करें और एक्सपेंड करने पे ऐसी टर्म निकालें जिसमें x की पावर 5 आए। तो बेटा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x के लिए एक फॉर्मूला बताया पीछे कि a इंटू एन माइनस आर माइनस बी आर बराबर है 0 के। यही फॉर्मूला यूज होगा, इसको थोड़ा सा बस हम चेंज कर लेंगे कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x के लिए a इंटू एन माइनस आर माइनस बी आर बराबर होता है 0 के। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब है कि एक ऐसी टर्म जिसमें x ना हो। अब यहां पर कह रहे हैं कि एक ऐसी टर्म निकालो जिसमें x की पावर 5 हो। तो x की पावर 5 रिक्वायर्ड है, तो ये 0 हम यहां से हटा देंगे, यहां पर हम 5 लिख देंगे। अगर कहेंगे टर्म इन्वॉल्विंग x पावर 10 चाहिए तो यहाँ 10 लिख देंगे। तो जो हमें पावर चाहिए x की वो हम यहाँ लिख देंगे। अब बेटा यहां पर पहला जो x है इसकी पावर कैपिटल A है, जो नीचे डिनोमिनेटर में x है इसकी पावर कैपिटल B है। A की जगह आएगा 2, B की जगह आ जाएगा 1। तो -3r बराबर आएगा 5 माइनस 15, मतलब 5 माइनस 20 -15 आ गया, r आ जाएगा हमारे पास 5। बेटा r 5 आ गया, तो टर्म इन्वॉल्विंग x पावर 4 क्या होगी, इसमें ऐड करा देंगे 1 तो हमारे पास टर्म आ जाएगी 6 टर्म आएगी। नॉर्मली वैसे तो नंबर ही पूछते हैं कि भाई टर्म इन्वॉल्विंग x पावर 4 क्या होगी, तो 6 टर्म है, ऑप्शन में मौजूद होगा। सॉल्व करने को आ जाए तो फिर सवाल लेंदी हो जाता है। TR plus 1 is equals to NCR
बी पावर आर, यहां हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आर की जगह 5 आएगा, 10c5, ए की जगह एक्स स्क्वायर 10 माइनस 5 माइनस 3/2x, 10c5 252 होता है, x पावर 10 माइनस 243 अपॉन 32, x की पावर 5 आ गया। x की पावर 5 से x की पावर 10 कैंसिल करेंगे तो x की पावर 5 बच जाएगा, यहां भी कैंसिलेशन हो जाएगी 16। तो ये आ जाएगा 243 और 63 मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 3 18 60 12 तो इसका रिजल्ट आ जाएगा -15,309/8 x पावर 5। तो ये एक ऐसी टर्म आ गई है जिसमें x की पावर 5 मौजूद है। बेटा ये भी एमसीक्यू में पूछते थे, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स nc0 nc1 nc2 टिल ncn, इनका सम 2 की पावर n होता है। सम ऑफ इवन कोफिशिएंट्स एंड ऑड कोफिशिएंट दोनों का सम बराबर होता है। इवन कोफिशिएंट nc0 nc2 nc4 टिल ncn ये बराबर है 2 की पावर n माइनस 1 के। सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट nc1 nc3 nc5 को ऑड कोफिशिएंट्स कहा जाता है, इनका सम 2 की पावर n माइनस 1 होता है। ये दोनों सम इक्वल आते हैं ऑड और इवन के। तो इस बाइनोमियल एक्सपेंशन के फॉर्मूले में नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होती हैं, क्योंकि ये चलता रहता है, जब तक इसको एक्सपेंड करना चाहे हम कर सकते हैं, ये सीरीज कहीं जाकर रुकती नहीं है। दूसरा, इसका जनरल टर्म का फॉर्मूला चेंज होता है, टी आर प्लस 1 बराबर है n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 टिल n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर फैक्टोरियल x पावर r। यहां पे r वही है वेयर r is 1 less than the required term। जब पावर पॉजिटिव इंटीजर होती है तो नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 है। जब पावर नेगेटिव में आ जाए या फ्रैक्शन में आ जाए तो नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होंगी। फॉर एग्जाम्पल एक एक्सपेंशन का सवाल करेंगे इसका। वन प्लस 2x पावर -1, पावर नेगेटिव में इसको एक्सपेंड करना है। बेटा इस फॉर्मूले की शर्त यह है कि पहली टर्म 1 होनी चाहिए। अगर पहली टर्म 1 नहीं है तो 1 बनाएंगे। यहां पहली टर्म 1 है, यहां x बराबर है
2x के, तो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे ये वाला कि यहां पर x 2x के बराबर है और n -1 के बराबर है, तो इसको एक्सपेंड करेंगे, 1 + x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1 + nx प्लस n इंटू n -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर, n इंटू n -1 इंटू n -2 अपॉन 3 फैक्टोरियल x क्यूब। 4 टर्म्स तक एक्सपेंड कर लें या 3 भी कर लेंगे तो आपको ऑप्शन से अंदाजा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 + n की जगह -1, x की जगह 2x आएगा, -1 n की जगह n -1 है तो -1 -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर है तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा। चाहे तो 3 टर्म्स तक एक्सपेंड कर लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा। 1 - 2x -1 -2 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर है। तो माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर आ जाएगा एक्सपेंड करने पर। तो ये हमारे पास इसकी एक्सपेंशन का रिजल्ट आ गया। बेटा find the fourth term in the expansion of 1 + 3x power -2। बेटा पावर -2 है, फोर्थ टर्म निकालनी है, तो -2 के लिए फॉर्मूला है TR+1 n इंटू n -1 n -2 टिल n -r+1 अपॉन r फैक्टोरियल x पावर r। बेटा यहां x 3x के इक्वल है और n -2 के इक्वल है। r क्या है, जो भी टर्म रिक्वायर्ड है उससे एक कम r है, मतलब r यहां पर 3 है। बेटा r 3 होने का मतलब है कि फॉर्मूले में ऊपर 3 फैक्टर्स आएंगे, तो r3 है तो 3 फैक्टर्स आएंगे, n n-1 n-2 डिवाइडेड बाय r, मतलब 3 फैक्टोरियल x हमारे पास 3x है तो 3x की पावर 4 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। बेटा ऊपर उतने फैक्टर्स लिखते हैं जितनी r की वैल्यू है। r3 है तो शुरू के 3 फैक्टर्स आएंगे, r4 होगा तो 4 फैक्टर्स आएंगे ऊपर। तो ये 3 फैक्टर्स हो गए -2 -3 और -4। बेटा 3x लिखा था, मिट गया, सॉरी, लिखा था 3x, यहां 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 का क्यूब 27 x क्यूब आ गया। तो यहां 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 27 से मल्टीप्लाई होगा
108 x क्यूब आ गया। तो फोर्थ टर्म ये आ गई। इसका एक और सवाल है, फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ। हमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालनी है, मतलब जब हम एक्सपेंड करें तो पहली नेगेटिव टर्म क्या होगी हमें वो फाइंड आउट करनी है। तो बेटा फॉर फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म के लिए क्या करना है, जो फॉर्मूले का आखिरी फैक्टर है इस फैक्टर को नेगेटिव कंसीडर करना है। मतलब फर्स्ट नेगेटिव टर्म के लिए n माइनस आर प्लस 1 को लेस देन 0 कंसीडर करेंगे, 0 से छोटा कंसीडर करेंगे, इसको नेगेटिव फैक्टर बनाएंगे। n हमारे पास 5/2 है पावर, n की जगह 5/2 रख दिया। 5/2 का मतलब है 2.5, ये r उधर चला जाएगा, ये आ गया 3.5 इज लेस देन r। मतलब यहां पर लिखा हुआ है कि 3.5 r से छोटा है, तो r 3.5 से ग्रेटर है, तो r की वैल्यू क्या होगी? तो 3.5 से बड़ी वैल्यू 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, इनफाइनाइट वैल्यूज हैं। क्योंकि फर्स्ट नेगेटिव टर्म चाहिए तो पहला नंबर कंसीडर करेंगे 4, तो यहां r 4 के बराबर होगा। r 4 मिल गया, इसका मतलब है कि फिफ्थ टर्म जो है वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी इस एक्सपेंशन में। अब टर्म निकालने के लिए यही फॉर्मूला यूज होगा, n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 टिल n माइनस r प्लस 1 अपॉन r फैक्टोरियल x पावर r। तो यहाँ r की जगह 4 आ गया, ऊपर 4 फैक्टर्स आएंगे, r4 का मतलब है पहला फैक्टर 5/2 मतलब n, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 तक जाएंगे, डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मतलब 4 का फैक्टोरियल आएगा। साथ में आएगा x की पावर r, x की पावर 4, तो फिफ्थ टर्म आएगी 5/2, 3/2, 1/2 माइनस 1/2, ये फैक्टर सॉल्व कर लेंगे। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 16 4 the 64, 64 to the 128, तो -5/128 x पावर 4 आंसर आ जाएगा। मैंने ये तो बात बोली, सवाल में क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट नेगेटिव टर्म, मतलब मैं यहां फॉर्मूला लगा रहा हूं एक्सपेंशन का। पहली टर्म 1 nx n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर, एक्सपेंड करता जा रहा हूं। तो जो पहली नेगेटिव टर्म होगी वो क्या होगी?
तो मैंने आपसे कहा कि r जो है वो 3.5 से ग्रेटर है, तो r 4 भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, इनफाइनाइट वैल्यूज है। बेटा r कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, r कभी भी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा r पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब बेटा r 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, क्या लें? तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म के लिए पहली वैल्यू लेंगे हमेशा। तो आपके सामने जब r मैंने 4 लिया तो 4 फैक्टर्स ऊपर बने, एक फैक्टर ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये फैक्टर पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये आखिरी फैक्टर क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। इसकी वजह से टर्म नेगेटिव हो गई। ये कब किया जाता है कि इस फॉर्मूले को अप्रोक्सीमेट किया जाए? जब x की वैल्यू बहुत छोटी हो जाए, क्योंकि आप हर टर्म में देख रहे हैं कि x इंक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू हो जाए 0.01, तो बेटा आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये और छोटी हो जाएगी, इसका क्यूब निकालेंगे और छोटी हो जाएगी, मतलब इसकी पावर जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे ये और छोटी होती चली जाएगी। तो x की वैल्यू इतनी छोटी हो जाएगी कि इसका होना या ना होना बराबर होगा। तो इसीलिए यहां पर हम अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल करते हैं कि हम अप्रोक्सीमेट कर देते हैं फॉर्मूले को, वैल्यूज को, कि अगर x की पावर इंक्रीज हो रही है तो हम उन टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि x की पावर इंक्रीज होने पे हर बार वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है और इतनी डिक्रीज हो रही है कि इसका होना या ना होना बराबर है। इसका सवाल किस तरीके का आता है? इफ x is so small that its square that its square and higher powers can be neglected, then under root 1 plus 2x upon root 1 minus x is approximately equals to बाइनोमियल में चैप्टर 6 8 था, वो 10 11 होगा शायद या 12 होगा, चैप्टर 11 होगा या 12 होगा इसमें। बेटा यहाँ पर मेंशन कर दिया है, if x is so small that its square and higher power can be neglected, स्क्वायर एक्स स्क्वायर और उससे बड़ी पावर्स को नेग्लेक्ट कर देंगे, इसका मतलब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला लगेगा। कह रहे हैं कि भाई अंडर रूट 1 प्लस 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्या होगा? बेटा 1 प्लस 2x के ऊपर पावर लगी हुई है 1/2, नीचे 1 माइनस एक्स पे पावर लगी हुई है 1/2। बेटा डिनोमिनेटर वाली टर्म को ऊपर ले आएंगे, 1 प्लस 2x की पावर 1/2, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1/2 हो जाएगी। अब ये दोनों पर हम एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगाएंगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का, कि हमें पता है 1 प्लस एक्स की पावर n बराबर है 1 प्लस एन एक्स के, तो ये फॉर्मूला हम यहां अप्लाई करेंगे। तो यहां ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, 1 प्लस एन एक्स
n बेटा यहां पर 1/2 है, x यहां पर 2x है फॉर्मूले में रखने के लिए, n की जगह 1/2 आ गया, x की जगह 2x आ गया, यहां अलग फॉर्मूला अप्लाई होगा यही, तो यहां भी रिजल्ट आएगा 1 प्लस एन एक्स, यहां n बेटा -1/2 है और x बराबर है -x के, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस x/2 आ गया, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा x/2 से, x मल्टीप्लाई होगा 1 से और x मल्टीप्लाई होगा x/2 से। बेटा सवाल में कहा हुआ है कि एक्स स्क्वायर और उसकी हायर पावर्स को निगलेक्ट करना है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, इसको हमने 0 कर दिया, निगलेक्ट कर दिया। इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लेंगे तो ये 1 प्लस 3x/2 इसका आंसर आ जाएगा।